नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह तिवारी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हीली वर्ल्ड इंडिया से आप सभी लोग आपके अपने YouTube चैनल स्पंदन स्वास्थ्य सुख समृद्धि में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सपरिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनके डैमेज होने से हमको कोई शारीरिक बीमारियों के रूप में कुछ ना कुछ लक्षण आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं तो डायबिटीज़ मतलब हमारे शरीर में पैंक्रियाज का काम होता है इंसुलिन बनाने का, और इंसुलिन बनाना जब वो बंद कर देती हैं तो हमको हमारे ब्लड में पता चलता है कि कुछ न कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ है, और उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम बाहर से दूसरे तरीके से इंसुलिन मिलाने का काम करते हैं। तो ये बेसिकली एक केमिस्ट्री है कि बॉडी के अंदर कोई केमिकल इम्बैलेंस हुआ और हम बाहर से किसी दूसरे केमिकल की मदद से उस इम्बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। और तो अभी तक जो भी हमारे पास मेडिकल अरेंजमेंट्स थे वो सभी कुछ केमिस्ट्री का काम था। इवन जब पेन पे हम पेन किलर का काम करते हैं तो वो भी यही काम करते हैं कि हमारे जो शरीर के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे ब्रेन में ये मैसेज पहुंचाने का काम करती हैं कि अगर हमको कोई एक्टिविटी होती है तो हमको पेन हो, तो वो उनको निष्क्रिय करती है, उनको इनएक्टिव करती है ताकि हम पेन फील ना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये केमिकल बैलेंसिंग है। एक फ्यूचर मेडिसिन पे काम किया है एक जर्मन साइंटिस्ट ने जिनका नाम मिस्टर मार्कस मीके है, और उन्होंने फिजिक्स की मदद से हमारे बॉडी में सेल्स को कैसे वापस से रिपेयर किया जाए, कैसे रीएक्टिवेट किया जाए, किस तरीके से उसको रिजुविनेट करें ताकि जो काम उस सेल का है वही काम वो करके हमारी बॉडी से वही चीज़ को फिर से डेवलप कराए। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से इंसुलिन ना बनना पता चला था, अगर पैंक्रियाज को वापस से जीवित कर दिया जाए और पैंक्रियाज में से इंसुलिन वापस से हमारे शरीर में बनना शुरू हो जाए तो वही चीज़ हमको बॉडी फिर से रिएक्शन के तौर पे बताएगी कि यस एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और आपको बाहर से कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस दिशा में जब क्वांटम फिजिक्स की मदद लेके इस स्टडी को इन लोगों ने किया, कई सालों की रिसर्च के बाद 2019 से हमारे पास गैजेट के रूप में ये डिवाइस अवेलेबल है कि हम अपनी बॉडी के अंदर सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो करंट विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। और ऐसा करने के लिए हमको कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, हमको ना तो कहीं जाना है, ना ही हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, और ना ही हमको कोई मेडिसिन यूज़ करनी है। और ऐसा करके कई लोग अभी तक अपने आप को बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या बहुत सारी क्रिटिकल और क्रॉनिक डिजीज़ में बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये तो क्योंकि नया एक रेवोल्यूशन है हेल्थ इंडस्ट्री में, तो बहुत जनरली लोग इसको उतना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो, क्योंकि उन लोग को अपनी हेल्थ से बहुत प्रेम रहता है, तो इसलिए वो जो जितने भी पॉसिबल जो भी मेथड्स हैं उस पर वो वर्किंग करते रहते हैं कि क्या चीज़ से बेहतर अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को लिया जा सके। लेकिन मेरा आज का जो वीडियो है वो बनाने का जो उद्देश्य है, मैं कुछ ऐसे लोगों से के जो इस आने वाली फ्यूचर मेडिसिन मतलब डिजिटल मेडिसिन के बारे में उनका क्या कहना है, इसके बारे में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे हम भले जाने ना जाने बट दुनिया के बहुत सारे लोग जो है इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और इसको समझ पा रहे हैं कि आने वाला टाइम फ्यूचर मेडिसिन का है और फ्यूचर मेडिसिन जो डिजिटल मेडिसिन होने वाली, क्योंकि अब जिस तरह से बीमारियां तेजी से बढ़ने वाली हैं उसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अकेले की मदद से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और इनकी काउंट्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इसमें कंट्रोल पाना अब
आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक डिसीजेज हैं जिसको हम घर में रह के खुद से ठीक कर पाएंगे। यस, तो मैं सबसे पहले दिखाता हूं कि मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फ्यूचर मेडिसिन या डिजिटल मेडिसिन पे क्या कहना है, आइए देखते हैं। लेकिन विश्व भर में मानव मन इतना क्षुब्ध है, परेशान है, वो शांति की तलाश में है। उसे वैभव सुख नहीं दे रहा है, उसे शांति चाहिए, उसको चैन चाहिए। हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कुछ रुकने की संभावनाएं बहुत कम दिखती है, और न ही आज कोई ताकत पूरे समाज को मटेरियलिस्टिक अप्रोच से बाहर निकाल सके। 5, 50, 100, 1000, लाख, 2 लाख मनुष्यों को शायद निकाल सकते हैं, पूरी समाज व्यवस्था को नहीं निकाल सकते। और तब जाकर के हर समाज में एक नई विधा को विकसित करना जरूरी होता है। मित्रों, वो दिन दूर नहीं होगा, सारे विश्व में स्कूल हो, कॉलेज हो, व्यापार हो, कारखाना हो, खेती हो, कुछ भी हो, हर एक में स्ट्रेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स एक नया प्रोफेशन आ रहा है। और आप देखना, हर लोग अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को इनबिल्ट अपनी व्यवस्था में स्वीकार करेंगे। अखबार में भी शाम को एडिटोरियल बोर्ड बैठता होगा, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग होने से पहले 10 मिनट योगा प्राणायाम का काम करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके वो लिखें। वो दिन आएगा। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट का 10 मिनट का अपना प्रयोग करके फिर अपना काम शुरू करेगा। वो दिन आने वाला है। जो छोटे बच्चे स्कूल में फेल हो जाने के कारण आत्महत्या की ओर चले जाते हैं, डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, जिंदगी में कुछ भी बुरा हुआ तो डिप्रेशन आ जाता है, और ये सिर्फ पश्चिम की दुनिया को आता है ऐसा नहीं, ये बुराइयां हमारे यहाँ भी आ रही है। पहले तो हम एक जॉइंट फैमिली में थे, एक बृहद परिवार होता था, और स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा नेचुरल मैकेनिज्म हमारी सोशल व्यवस्था में था। अगर बच्चा बेचैन है तो कभी दादी ठीक कर लेती है, कभी दादा ठीक करते हैं, कभी चाचा ठीक करते हैं, कभी मौसी ठीक कर लेती है, और उसके स्ट्रेस को रिलीज होने की एक व्यवस्था रहती थी। आज सब दूर माइक्रो फैमिली हो रहे हैं। माइक्रो फैमिली में भी पत्नी नौकरी पे चली जा रही है, पति नौकरी पर चल जा रहा है, बच्चे का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और 12-15 साल की उम्र में आते आते बंदूक उठाने का मन करता है, कभी खुद को मारने के लिए, कभी किसी और को मारने के लिए। समाज इस दिशा में जा रहा है। आज भी आप 10 बालकों को लेकर के खिलौने की दुकान में चले जाइए और उन 10 बालकों को कहिए कि खिलौना लीजिए, पसंद कीजिए। मित्रों, एक अध्ययन कहता है कि 10 में से 8 बालक खिलौने के रूप में, अगर वहां AK-47 पड़ी है तो उसको लेना पसंद करते हैं, पिस्तौल पड़ी है तो पसंद करते हैं। अगर बाल मन के अंदर ये हिंसा का भाव भर गया है तो समाज व्यवस्था कहाँ बनेगी? उसको कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? और तब जाकर के आने वाले दिनों में ये स्ट्रेस मैनेजमेंट शब्द के भीतर पूरी योग कल्चर, योग यूनिवर्सिटी, योग विद्या ये जीवन में प्रवेश करने वाली है। कि मैं एक कॉमर्शियल एंगल से कहूं तो मैं साफ देख रहा हूं। योग बीते युग की ही नहीं, आने वाले युग की भी जरूरत है। वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के पुनः मिलन का ये एक सुनहरा अवसर है। चक्र के विज्ञान के जरिए वैश्विक फलक तक पहुंचने का विशाल मार्ग है। मित्रों, इन दिनों पश्चिम ने खोज की है। वो खोज ये है कि आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक प्रोग्राम के माध्यम से, अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके शरीर पर वो सारे साधन लगा करके वो जांच सकते हैं कि आपके ये जो चक्र हैं वो संतुलित अवस्था में है कि नहीं है। तो उन्होंने सारा डाटा कलेक्ट किया है, उस पर इन दिनों रिसर्च चल रहा है। मित्रों, इस योग की हमारे पूर्वजों ने हमें जो विज्ञान दिया है वो दिन दूर नहीं है कि पूरा मेडिकल साइंस करवट बदल देगा। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जब हम भी, हमारे यहाँ कोई संत महात्मा की फोटो हुआ करती थी, कोई भगवान की फोटो हुआ करती थी, तो उसके माथे के आसपास एक बहुत बड़ा तेजो वलय उसका पेंटिंग हुआ करता था। कोई ऐसा महापुरुष नहीं होगा, संत पुरुष नहीं होगा जिसके चित्र में पीछे तेजो वलय का प्रिंटिंग किया ना होगा।
कभी कभी लोग मानते थे ये तो एक शोबाजी है, एक शायद एक आर्ट वर्क है। मित्रों, विज्ञान ने स्वीकार किया है कि शरीर के चारों तरफ, हर अंग के चारों तरफ एक ऑरा होता है। अगर उस ऑरा के माध्यम से हम चाहें तो व्यक्ति को 20 साल के बाद किस प्रकार की शरीर में कमियों की संभावना है, उस ऑरा से तय किया जा सकता है। एक साइंटिस्ट ने एक कैमरा की खोज की है, उसको किलियन फोटोग्राफी कहते हैं। और मैंने जब पहली बार जीवन में किलियन फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा उपयोग होता है उसको देखने गया था मैं, तब उसकी साइज हुआ करती थी वॉशिंग मशीन की साइज का कैमरा हुआ करता था। और मैं गया था योगा की ट्रेनिंग के लिए एक स्थान पे, 40 दिन मुझे वहां रहना था। मैं बहुत मेरे पुराने समय की बातें कर रहा हूं आपके साथ। और उन्होंने मुझे कहा कि 40 दिन में आपका योगा का जो कुछ भी होगा उसके पूर्व हम आपके ऑरा की फोटोग्राफी करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे खुशी होगी, मैं थोड़ा बहुत किताबों से इन विषयों को मैंने पढ़ा था, जाना था। तो उन्होंने उस वॉशिंग मशीन जैसे इतने बड़े कैमरा पर मेरा अंगूठा रखा और उस पर मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था, उसकी फोटो निकाली, उस फोटो को रखा। 40 दिन के बाद जब मेरा वो पूरा ट्रेनिंग पूरा हुआ तो फिर वो मुझे कहा गया कि आपको जाने से पहले फिर से एक बार आपका ऑरा का फोटो निकालेंगे। और मित्रों, मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि इस मेरी 40 दिन की ट्रेनिंग के पहले जब मैंने ऑरा निकाला तो मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था, और 40 दिन के बाद जब उसी अंगूठे का ऑरा निकाला तो पूरे उस कैमरा के बाहर ऑरा चला गया। ये योग का सामर्थ्य है जी। 40 दिन के भीतर भीतर इसकी अनुभूति हो जाती। हमारे यहां अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, प्रज्ञामय कोश, इन 5 कोश की चर्चा होती है। और यही हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या, खान पान, विचार, आचार, पठन पाठन, इन सब से एक ऑरा तैयार होता है। हम गर्भ में होते हैं तभी ऑरा तैयार होना शुरू होता है। बालक भी जन्म के समय एक ऑरा के साथ निकलता है और आगे चल करके उसकी आदतों के अनुसार वह ऑरा शेप लेता है। और आज विज्ञान कहता है कि आपकी बीमारी तय करने के लिए कोई पैथोलॉजी लेबोरेटरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑरा से तय होगा कि आप में ये कमी है, ऑरा से तय होगा इतने समय के बाद ये कमी आएगी, और ऑरा से तय होगा कि आप अगर इन 10 साल के अंदर इस प्रकार की हैबिट चेंज करें तो आपका ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्रज्ञामय कोश, ये सब परिवर्तित होगा और आप उससे बच सकते हैं। मित्रों, योग का विज्ञान इतना साइंटिफिकली अब स्वीकृत हो रहा है। जब यह स्वीकृत हो रहा है तब उसको वैज्ञानिक रूप में स्वीकार करके हम जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं, हमारे और योग के बीच अद्वैत न रहे। हर हमारे जीवन की क्रिया प्रक्रिया स्वयं अपने आप में एक योग बन जाए। तो एक तो इस पहलू मेडिकल साइंस का एक नया पहलू खुलने वाला है, वो विज्ञान के स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों देखिए, मोदी जी जो हैं वो खुद इतने, क्योंकि इनको पता है, ये लोग जिस प्लेटफॉर्म में बैठ के लोगों से डिस्कस करते हैं, पूरी दुनिया के दिग्गज लोग आके इनके साथ, और ये लोग जानते रहते हैं कि भविष्य में आने वाली कैसी कैसी टेक्नोलॉजी से हमारा सामना होना है। तो ये सारी चीजें हमको इनके माध्यम से ही पता चल रही है। और इसके अलावा मैं आपको एक और शख्सियत का वीडियो दिखाना चाह रहा हूं जिसमें मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसी ही कुछ चीजों का वर्णन एक प्लेटफॉर्म में किया है। तो आइए सुनते हैं पहले मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को। विज्ञान की जब बात आती है तो सबसे कठिन चीज साइंस में क्या मानी जाती है? रॉकेट साइंस। लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस है? पर आपको बताना चाहता हूं, रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? एक यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन। और वर्नर वॉन ब्रॉन जिसको अपना गुरु मानता था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्बन ओबर्थ। और हर्बन ओबर्थ ने लिखा है कि वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। और ये हर्बन ओबर्थ ने लिखा कहां है? इसमें कोई भारतीय इन्वॉल्व नहीं है। एक राइटर है, साइंटिस्ट, जिनका नाम था एरिक वॉन डाइकन। उनकी किताब है चैरियट्स ऑफ गॉड, उसमें लिखा है। अर्थात इसमें कोई भारतीय नहीं है, सब विदेशी हैं
और एरिक वॉन डाइकन ये बता रहा है कि रॉकेट साइंस के पिता का गुरु कहता है कि ज्ञान वेदों से मिलता है। एक अब टेक्नोलॉजी ये आ गई है कि यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके जो मेंटल वेव्स हैं उसका ऑरा दिखाई पड़ता है। तो अब यह बात आई कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छी मेंटल स्टेट में, आप खुश हैं, तो आपकी तरफ के ऑरा का वाइब्रेशन बड़ा स्मूथ होता है। जब आप दुखी होते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है। यहां तक साइंस को दिख गया है। अब इसके आगे यह किया गया कि जब आप ध्यान लगा के बैठते हैं तो ऑरा आपका स्मूथ होने लगता है। स्मूथ होने के साथ पैराबोलिकल होने लगता है। अगर जाकर कहीं चेक करें तो आपको यह दिखेगा कि जब आप कोई व्यक्ति पूर्ण ध्यान की अवस्था में हो, उसका ऑरा लिया जाए तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि शिवलिंग के आकार का दिखता है। अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, और शिव क्या है, ध्यान लगाइए तो वो उसके देवता हैं। इसीलिए शिव जी के पास तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र किसका है? ज्ञान का प्रतीक है। तीसरा नेत्र खोलते ही क्या भस्म होता है? कामदेव भस्म होते हैं। कामदेव किसके प्रतीक हैं? वासना के प्रतीक हैं। इसीलिए हमारे यहां पुरुषों में तिलक और स्त्रियों में बिंदी लगाने की प्रतीक थी, क्योंकि सारा अनुसंधान तीसरे नेत्र पर है। और तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब ये आंख बंद करके आप ध्यान में जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन चीजों के बारे में जिसको नहीं पता, ये जानते कुछ कुछ ऐसी बात है। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी, शायद लेट 60s की थी, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की, भूल रहा हूं। उसमें जितेंद्र एक अशिक्षित व्यक्ति बने हुए हैं। वो ट्रेन में अंदर आते हैं और वो अपना बहुत बड़ा सा एक जो बोरा लादे होते हैं वो चेन पुलिंग वाले उस पर टांग देते हैं। ट्रेन रुक जाती है। अब वो आता है, जो टीटी देखता है, वहां तो पता लग जाता है ना किस डिब्बे से ट्रेन खींची गई। आके देखता, कहता ये किसने टांगा? तो उसने कहा जी मैंने टांगा। कहता इसकी वजह से ट्रेन रुक गई। कहता क्या आप हमको बेवकूफ बना रहे हो क्या? जो अपने पेट में इतने सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर चलती है वो इसे खींचने से रुक जाती है। इतना बेवकूफ हमको मत समझिए। तो ऐसी ही बुद्धि उन लोगों की है। आप किसी से कहिए कि यहां से बटन दबाएंगे, आज से केवल 100 साल पहले, तो आपको न्यूयॉर्क में बात हो जाएगी, तो कहते थे ना इतना बेवकूफ मत समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्ञान का विकास होने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अब एक उदाहरण दे देता हूं। आज से केवल 60-70 साल पहले आप किसी से कहते दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है तो कनाडा में बर्फ पिघल रही, तो कहा जाता है इतने अनसाइंटिफिक हो, इतने बेवकूफ हो। अरे हीट इतने मीटर से आगे नहीं जा सकती और तुम कह रहे हो हजारों किलोमीटर चली गई। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट ने यह प्रूव किया है कि हमारे कमरे का आपका एसी भी नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ को पिघला रहा। क्यों? इंटायर अर्थ इज ए कॉस्मिक यूनिट। अरे उस स्तर तक पहुंचो तो तब तो समझ में आएगा कि यथार्थ क्या है। एक और उदाहरण देता हूं। ये जमीन के ऊपर लाइन है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बताइए। नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये अर्थ के रेडियस के सर्किल का आर्क है। यानी पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उस वृत्त का ये एक आर्क है। बड़े आपको कब समझ में आएगा? जब कई हजार किलोमीटर ऊपर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा धरती गोल है और ये स्ट्रेट लाइन उस गोल आर्क का हिस्सा है। यहां बैठ के आप कहेंगे कितने बेवकूफ हो, तुम्हें दिख रहा है कि लाइन है, इसके बावजूद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे दिखता है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। घूमता है क्या? मगर कुछ लोगों को लगता था कि घूमता है और उन्होंने हमें समझा दिया कि वो वैज्ञानिक थे और हम वैज्ञानिक। दोस्तों ये तो है मॉडर्न साइंस, लेकिन ये कोई नया नहीं हमारे लिए। हमारा जो हिंदुस्तान का जो वैदिक साइंस है, जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है, इस पे कई सारे दिग्गज लोगों का क्या कहना है, आइए इसमें नजर मारते हैं। विचार का खून पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरे की धारणा का भी। आपकी धारणा को छोड़ दें, आपकी धारणा का तो पड़ेगा ही, दूसरे की धारणा का भी, अप्रगट धारणा का भी आपके खून पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके हृदय से बहती करुणा और मंगल की भावना है, जो आपके लिए शुभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाता है, तो डिलावार लेबोरेटरी के प्रयोगों का 10 वर्षों का निष्कर्ष यह है कि आपके खून में ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही जो आपके प्रति मंगल की भावना रखता है, सफेद कण 1500 की तादाद में तत्काल बढ़ जाते हैं, इमीडिएटली। जो व्यक्ति आपके प्रति दुर्भाव रखता है उसके पास जाके 1600 कम हो जाते हैं, तत्काल, इमीडिएटली। और मेडिकल साइंस कहती है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा का मूल आधार सफेद कणों की अधिकता है। डिलावार प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों ने चकित कर दिया है वैज्ञानिकों को कि क्या शुभ की भावना से भरे व्यक्ति का इतना परिणाम हो सकता है।
कि दूसरे के खून का अनुपात बदल जाए, आयतन बदल जाए, खून की गति बदल जाए, हृदय की गति बदल जाए, रक्तचाप बदल जाए, यह संभव है? अब तो इंकार करना कठिन है। दुनिया छूती नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे लोग इसका यूज कर रहे हैं और मैं खुद मेरी बात करूं तो मेरे माध्यम से कम 1000 परिवारों तक ये डिवाइस पहुंच चुका है और सारे लोग इसका यूज करके बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्थ के बेनिफिट्स उठा पा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डिवाइस है जो आने वाले टाइम में हेल्थ रेवोल्यूशन का पार्ट बनने वाली है और पूरी दुनिया इसको एज ए गैजेट, एज ए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट यूज करने वाली है। तो इसको यूज कर पाए हम सभी लोग बढ़िया कंफर्टेबली। इसके लिए हर देश के अलग अलग मेडिकल अप्रूवल्स हैं, क्योंकि मेडिकल की जो गाइडलाइंस है हर देश को लेके अलग अलग रही है। तो अगर हर देश में इसको मेडिकल अप्रूवल मिला हुआ है और ऐसी कोई डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है तो हमको ज़रूर इसको एक बार आजमाना चाहिए कि कहीं ऐसा है कि हम बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए हम अपनी हेल्थ इश्यूज से बाहर आ सके, तो ये बहुत बड़ा वैल्यूएशन हो जाएगा। तो इसको ज़रूर आप डिटेल में समझे, हीली क्या है, किस साइंस पे काम करता है, इसका टेक्नोलॉजी क्या है और इसका क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है। एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जगह ले ली है और आप जानते हैं कि एआई का पावर कितना फ्यूचरिस्टिक होता है, स्ट्रांग होता है और आने वाले टाइम में कितना तेजी से अपने पैर पसारेगा। तो दोस्तों आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि हीली को जरूर ठीक से समझें और इसको अपनाइए और आप और खुद के परिवार का अच्छे स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने माध्यम से कई लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं ताकि आने वाली समाज की सभी हेल्थ रिलेटेड सामाजिक समस्या जो आज की डेट में बन चुकी है उसमें अपना कुछ योगदान कर सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए हेल्दी लाइफ विद हीली। और मेरे YouTube चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ताकि सारे लोगों तक हीली की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।